तो ईरान और अमेरिका मामला एकदम गर्म हो चुका है। क्या ये एक नए वॉर की शुरुआत है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा बहुत गहरा खेल चल रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, अमेरिका का एक जबरदस्त वॉर फ्लीट मतलब पूरा का पूरा आर्माडा सीधा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। तो बात करते हैं इस आर्माडा की। देखते हैं कि अमेरिका ने ईरान के दरवाजे पर आखिर कितनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है। तो इस बेड़े का किंग है यूएसएस अब्राहम लिंकन, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अब सोचिए, इसके साथ 75 से 80 लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, F-35s, E-2 हॉकाई, दर्जनों सबमरीन्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। मतलब ये पानी पर तैरता हुआ एक पूरा किला है जो जंग के लिए पूरी तरह से लोडेड है। तो सवाल वही है, क्या ये सच में जंग की तैयारी है या फिर मामला कुछ और ही है जो हमें नजर नहीं आ रहा? चलिए अब आते हैं असल रणनीति पर। द स्क्वीज प्ले स्ट्रैटेजी। यह सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी कई लेयर्स वाली स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं स्क्वीज प्ले, यानी चारों तरफ से दबाकर काम निकलवाना। और पता है, अमेरिका ये खेल पहले भी खेल चुका है वेनेजुएला के साथ। इसे वेनेजुएला प्लेबुक भी कहते हैं। देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टारगेट को अपनी नेवी से चारों तरफ से घेर लो। स्टेप 2, उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दो, तेल पैसा सब कुछ। स्टेप 3, शांति से बैठो और इंतजार करो कि वो कोई गलती करे, कोई उकसावा दे। और स्टेप 4, बस उसी गलती को बहाना बनाकर एक जस्टिफाइड स्ट्राइक कर दो। किसी को भी घुटनों पर लाने और बातचीत की टेबल पर खींच कर लाने का ये एक, कह सकते हैं, परफेक्ट तरीका है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असल मकसद शायद जंग है ही नहीं। मकसद है ईरान को इतना मजबूर कर देना कि वो अमेरिका की शर्तों पर बात करने के लिए राजी हो जाए। एक अमेरिकी अफसर ने तो कहा भी था, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, मतलब हम तो डील करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो आज हो रहा है ना, ये फाइनल मूव है। इस फाइनल मूव से पहले ईरान के पर कतरने का एक लंबा खेल चला है। तो अब देखते हैं कि ईरान के हाथ काटे कैसे गए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, ईरान की असली ताकत उसकी सेना या मिसाइलें नहीं थीं। उसकी असली पावर थी उसका प्रॉक्सी नेटवर्क, मतलब हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे संगठन जो उसके इशारे पे काम करते थे। तो ईरान को कमजोर करना था, तो अमेरिका और उसके साथियों ने सबसे पहले इन्हीं प्रॉक्सीज की कमर तोड़ी। सबसे पहला झटका लगा वेनेजुएला में। जब प्रेसिडेंट मादुरो को हटाया गया तो ईरान की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइफलाइन कट गई, क्योंकि वेनेजुएला ईरान के लिए अवैध तेल बेचने, ड्रग्स की तस्करी करने और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा अड्डा बन चुका था। जैसे ही मादुरो गया, ये पूरा धंधा ठप हो गया। फिर आया सीरिया का नंबर। 2024 में बशर अल असद की सरकार गिरी और कहा जाता है कि ये एक CIA बैक्ड ऑपरेशन था। इसके गिरते ही हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने वाला एक मेन हाईवे ही बंद हो गया। सोचिए, सीरिया ही वो गलियारा था जहां से ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियार सप्लाई करता था। और इधर लेबनान में इजराइल के ऑपरेशंस ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को बिल्कुल बेदम कर दिया। उनके बड़े नेता या तो बूढ़े हो चुके हैं या फिर कहीं छिपे बैठे हैं। और तो और बेरूत एयरपोर्ट पर जो उनका कंट्रोल था वो भी हाथ से निकल गया। यही एयरपोर्ट तो उनके लिए हथियार और लोगों को लाने ले जाने का मेन हब था। तो एक तरफ ईरान को बाहर से घिरा जा रहा था और ठीक उसी वक्त देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और ये अंदरूनी संकट इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36,500। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 और 9 जनवरी को 2 दिनों में सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जो एक्शन लिया उसमें करीब 36,500 आम लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। ये एक दिल दहला देने वाला नंबर है। अब इस आंकड़े की गंभीरता को समझने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं। इराक में 1991 के विद्रोह में एक दिन में लगभग 4,800 लोग मारे गए थे। सीरियन सिविल वॉर जब अपने पीक पर था तब भी रोजाना करीब 1,400 मौतें होती थी। और ईरान में ये आंकड़ा एक दिन में लगभग 18,500 तक पहुंच गया। मतलब सोचा जा सकता है कि हिंसा किस लेवल पर पहुंची होगी। और यही सिचुएशन हमें एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ ले जाती है जिसे कहते हैं कॉर्नर्ड एक्टर प्रिंसिपल। यह अपने हिंदी में सीधी सी कहावत है, मरता क्या ना करता। मतलब जब कोई हुकूमत बिल्कुल कोने में धकेल दी जाती है और उससे लगता है कि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें इस कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आती हैं।
शाह और मात, या फिर एक ऑल आउट वॉर? अब सवाल यही है कि अंजाम क्या होगा। अब देखिए, यहां आसपास के देशों का रोल भी बहुत पेचीदा है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है, हमारी जमीन से हमला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान पलटकर उनके तेल के कुओं पर हमला कर देगा। यही हाल यूएई और कतर का है। उन्होंने भी अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपने फाइनेंशियल हब्स की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ है इजराइल। वो इसे एक बड़े खतरे को जड़ से खत्म करने का सुनहरा मौका मान रहा है और वो पूरी तरह से तैयार बैठा है। तो जब पड़ोसियों ने हाथ खड़े कर दिए, तो अमेरिका के पास हमला करने के लिए अब मेनली दो ही लॉन्च पैड बचते हैं। पहला तो यही जबरदस्त नेवल फ्लीट जो ईरान के दरवाजे पर ही खड़ा है, और दूसरा है इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया का द्वीप, जो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या दुनिया अपनी बात मनवाने की एक जबरदस्त मास्टर क्लास देख रही है, या फिर एक बड़े और भयानक जंग की आखिरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।